लियू चिंगचिंग, घर का सारा पैसा कहाँ गया? मैंने गुस्से में पूछा। वह बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में बोली, खर्च कर दिया। तो क्या हुआ? किस पर खर्च किया? उसने आराम से जवाब दिया, बैग और मेकअप खरीदने में। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। कंपनी के दर्जनों कर्मचारी अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो पिछले साल खरीदा हुआ हमारा घर बेचना पड़ेगा। नहीं, वह तुरंत चिल्लाई, वो घर मेरे पैसों से खरीदा गया था। प्रॉपर्टी के कागज मुझे दो। मैंने कागज ढूंढने चाहे लेकिन वह हंस पड़ी। अब ढूंढने से क्या फायदा? मैं वो घर पहले ही अपने छोटे भाई के नाम कर चुकी हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। तुमने क्या कहा? मेरे भाई की शादी होने वाली है, उसे घर चाहिए था, और तुमने मेरी मेहनत की कमाई का घर उसे दे दिया? उस पल मेरा सब्र टूट गया। बस बहुत हो गया, तलाक ले लेते हैं। वह हैरान रह गई। क्या कहा तुमने? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए दोबारा कहा। मैंने कहा, तलाक। सच में मैं कितना अंधा था जो तुम जैसी इंसान पर भरोसा किया। उस रात मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, काश सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं घबरा कर उठ बैठा। मैं जिंदा हूं? चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये तो परीक्षा कक्ष था, और सामने रखे प्रश्न पत्र को देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये 2017 की कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। मैंने खुद को चुटकी काटी, दर्द हुआ। यानी ये सपना नहीं था, मैं सचमुच अतीत में लौट आया था। घड़ी की तरफ देखा। परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 45 मिनट बाकी थे। मैं मुस्कुराया। समय पुनर्जन्म लेने वाले इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है, और सबसे बड़ा साथी भी। फिर मेरी नजर अंग्रेजी के प्रश्न पत्र पर गई। अरे यार, अंग्रेजी तो हमेशा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। क्या दोबारा जन्म लेने के बाद भी मुझे किसी घटिया कॉलेज में ही जाना पड़ेगा? मैं जवाब सोचने लगा। तभी अचानक एक एक करके सारे उत्तर मेरे दिमाग में उभरने लगे। ये वाला ए, अगला भी, फिर से। मुझे सब याद आ रहा है, पूरे प्रश्न पत्र के उत्तर। शायद यही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा फायदा था। मैं हंस पड़ा। इस बार खेल पलट चुका है। घटिया कॉलेज, अलविदा। परीक्षा खत्म होने की घंटी बजी, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ परीक्षा का अंत नहीं था। ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। स्कूल से बाहर निकलते हुए मैंने मन ही मन कसम खाई, लियू चिंगचिंग, इस जन्म में मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। और शे यून, मैं वापस आ चुका हूं। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे रुको। मैंने मुड़कर देखा। वो मेरा बचपन का दोस्त गांगजी था। उसे देखते ही मेरी आंखें भर आईं। पिछले जन्म में समय और हालात ने उसे पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन इस वक्त वो अभी भी वही पुराना दोस्त था, ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों से भरा हुआ। वह हंसते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ दिनों में ही मुझे पहचानना भूल गया क्या? मैं मुस्कुराया, नहीं यार, बस तुम्हें देखकर अच्छा लगा। चलते चलते उसने पूछा, परीक्षा कैसी हुई? मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, काफी अच्छी। टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना लगभग तय है। वह जोर से हंस पड़ा। अगर तू टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच गया तो मैं अपना सरनेम बदल दूंगा। मैं भी हंस पड़ा, ठीक है, पहले घर जाकर अपने माँ बाप से पूछ लेना। कुछ देर बाद उसने अचानक पूछा, वैसे परीक्षा खत्म हो गई है, आज लियू चिंगचिंग से मिलने नहीं जा रहा? मैं तुरंत रुक गया। पिछले जन्म में मैं उसी लड़की के पीछे पागल था, लेकिन अब सब बदल चुका था। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं, अब कभी नहीं। घर पहुंचते ही माँ बाप बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा परीक्षा कैसी हुई? मैं मुस्कुराया, बहुत अच्छी, अच्छे कॉलेज में दाखिला पक्का है। पिता खुशी से खड़े हो गए। आज तो जश्न होगा, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। उन्हें देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। पिछले जन्म में मेरी मूर्खताओं की वजह से इन्हें बहुत दुख सहना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं उनकी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ूंगा। रात को मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया, लियू चिंगचिंग। पिछले जन्म की सबसे बड़ी गलती। मैसेज आया, सो गए क्या बेबी? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पहले मैं इस एक मैसेज खुशी से पागल हो जाता था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था, वो प्यार नहीं था, सिर्फ एक जाल था, एक बैकअप प्लान, एक रिजर्व विकल्प। मैंने सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, व्यस्त हूं। उधर शायद उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फिर लिखा, अगर ऐसे ही करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं मुस्कुराया, यही तो चाहता हूं। कॉलेज की परीक्षा सिर्फ पहला कदम थी। अगर सच में अपनी किस्मत बदलनी है तो पैसा कमाना होगा। मैंने गहरी सांस ली। 2014 लॉटरी नंबर याद नहीं है। ई कॉमर्स और शॉर्ट वीडियो का दौर अभी शुरू भी नहीं हुआ। अचानक मेरे दिमाग में एक नाम चमका, शेयर मार्केट। मुझे साफ याद था, 2014 से 2005 तक शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी आने वाली थी। इंडेक्स 2000 से 5000 तक पहुंचने वाला था। उस दौर में सही शेयर खरीद लो तो आम आदमी भी अमीर बन सकता था। मैं मुस्कुराया, मेरी नई जिंदगी यहीं से शुरू करना है तो सबसे पहले शुरुआती पूंजी चाहिए। मैं सीधे माँ के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी सबसे प्यारी, सबसे दयालु और सबसे खूबसूरत माँ। माँ ने आंखें तरेर दी। मैं हंस पड़ा, एग्जाम खत्म हो गया है ना, थोड़े पॉकेट मनी मिल सकते हैं क्या? माँ ने बिना सोचे जवाब दिया, 500 रुपए चाहिए तो मेरे बैग से निकाल लेना। मैंने तुरंत सिर हिलाया, माँ इस बार मैं टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला हूँ।
दादा दादी नाना नानी सब खुश होकर पैसे देंगे, रिजल्ट पार्टी के पैसे भी मिलेंगे। तो क्या वो सारे पैसे मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूँ? माँ हंस पड़ी। अभी रिजल्ट आया भी नहीं से पैसों की प्लानिंग शुरू कर दी। फिर उसने उंगली दिखाते हुए कहा, अगर सच में टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो जितने पैसे मिलेंगे सब तुम्हारे। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। डील पक्की। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया, रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद माँ की चीख सुनाई दी, सुनिए जी, जल्दी आइए, लगता है हमारे बेटे को किसी ने बदल दिया है। पिता दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? माँ ने रसोई की तरफ इशारा किया। ये देखिए, आपका बेटा नाश्ता बना रहा है। दोनों हैरानी से मुझे देखते रह गए। मैं मुस्कुराकर बोला, आइए, पहले चक्कर तो देखिए। पिता ने एक निवाला लिया, फिर उनकी आंखें चमक उठी। वाह, बुरा नहीं है। माँ भी हैरान रह गई। ये सब सीख कब लिया? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मोबाइल पर वीडियो देखकर। माँ पापा को इतना खुश देखकर मेरा दिल भर आया। पिछले जन्म में मैंने अपना सबसे अच्छा व्यवहार बाहर वालों के लिए बचाकर रखा था और सबसे खराब व्यवहार उन्हीं लोगों को दिया था जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया, लियू छिंगछिंग, आज छुट्टियों का पहला दिन है, क्या प्लान है तुम्हारा? मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उधर शायद वह बेचैन हो रही थी। आज भी मैसेज नहीं किया। अगर ऐसे ही रहा तो मैं सच में तुमसे बात नहीं करूंगी। उसी समय उसकी सहेली का मैसेज आया, क्या हुआ? वो आजकल तुम्हें मैसेज क्यों नहीं कर रहा? लियू छिंगछिंग ने नाराज होकर जवाब दिया, पहले तो रोज सुबह शाम मैसेज करता था, कल से एक भी मैसेज नहीं आया। सहेली हंस पड़ी, ये बस तुम्हारा ध्यान खींचने का तरीका है, थोड़ा इंतजार करो। जब उसे लगेगा कि ये तरीका काम नहीं कर रहा तो पहले से भी ज्यादा तुम्हारे पीछे आएगा। लियू छिंगछिंग ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, मुझे फंसाने की इतनी आसान चाल? मैं बेवकूफ नहीं हूं। उधर मैं अपने दोस्त गांगजी के साथ शहर में घूम रहा था। वह हैरान होकर बोला, भाई, छुट्टियों का पहला दिन है और तू नौकरी ढूंढ रहा है? मैं मुस्कुराया, एक सवाल पूछूं, लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? गांगजी बोला, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। और यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं? अच्छी नौकरी पाने के लिए। और नौकरी क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। मैंने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, बस यही असली जवाब है। आखिर में सब पैसे के लिए ही तो है। तो फिर मैं अभी से क्यों ना शुरुआत करूं? हम एक चाय की दुकान पर रुके, 2 ड्रिंक ऑर्डर किए। पैसे देते हुए गांगजी बोला, आज तू मुझे सिर्फ 8 युआन की ड्रिंक पिला रहा है? मैं हंस पड़ा, धैर्य रख, जब अमीर बन जाऊंगा तब 30 युआन वाली पिलाऊंगा। कुछ देर बाद गांगजी थक गया, बस भाई, अब और नहीं चला जाता, तू खुद नौकरी ढूंढ। मेरे घर वाले तो वैसे भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने पर 10,000 युआन देने वाले हैं। मैं मुस्कुराया, अभी से खुश मत हो, क्या पता तू सिर्फ सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी में ही पहुंच जाए, और क्या पता तेरी होने वाली गर्लफ्रेंड भी तुझे धोखा दे दे। गांगजी की आंखें फटी रह गई, अबे तू मुझे बद्दुआ दे रहा है क्या? मैं हंसते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक कैफे में हायरिंग का बोर्ड दिखाई दिया। मैं अंदर चला गया। नमस्ते, क्या यहाँ पर टाइम जॉब मिल सकती है? स्टाफ बोला, हमारी बॉस अंदर हैं, जरा इंतजार कीजिए। कुछ ही देर में एक खूबसूरत महिला बाहर आई। वह मुस्कुराकर बोली, जॉब ढूंढ रहे हो जी? अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ है, समर जॉब चाहिए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। कोई खास स्किल? मैं हंस पड़ा, मेरी सबसे बड़ी स्किल यह है कि मैं बहुत लंबे समय तक मेहनत कर सकता हूं। महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी, दिलचस्प हो, बैठो। उसने नौकरी की शर्तें समझाई, शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक, महीने की तनख्वाह 800 युआन। काम आसान है, कर लोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल। कब से शुरू कर सकता हूं? आज से भी कर सकते हो। मैंने सिर हिलाया, कल से शुरू करूंगा, पहले घर वालों को बता दूं। महिला मुस्कुराई, तुम्हारा नाम? शेयून। और आपका? वेंटिंग। वह मुझे जाते हुए देखती रही, मन ही मन मुस्कुराकर बोली, कैफे में स्टाफ की कमी तो नहीं है, लेकिन इतना दिलचस्प लड़का मिल जाए तो बुरा भी नहीं। बाहर निकलते ही गांगजी दौड़ता हुआ आया, क्या हुआ? जॉब मिल गई। मैं मुस्कुराया, हाँ। गांगजी हैरान रह गया, इतनी जल्दी? फिर अचानक बोला, वैसे वो कैफे वाली बॉस बहुत खूबसूरत थी, मुझे भी अंदर ले चलना? मैं हंस पड़ा, खुद जा, अगर हिम्मत है तो। गांगजी तुरंत मेरे पीछे भागने लगा। पैसा कमाने की पहली सीढ़ी आखिरकार शुरू हो चुकी थी। यार, थोड़ा पैसा वापस कर दूंगा। गांगजी ने शक भरी नजर से मुझे देखा, कोई नया स्कैम समस्यान है क्या? ऐसी कौन सी जगह है जहां 500 लगाओ और 1000 वापस मिल जाए? मैं हंस पड़ा, तुझे लगता है मैं तुझे बेवकूफ बना रहा हूं? फिर मैंने सामने पेड़ की सबसे ऊंची पत्ती की तरफ इशारा किया। वो पत्ती दिख रही है, अगर उसे छू लिया तो मानूंगा कि तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है। गांगजी तुरंत उछला, एक बार, 2 बार, तीसरी बार मैं सचमुच पत्ती को छू लिया। वह खुशी से चिल्लाया, देखा, मैंने छू लिया। मैं हंसते हुए बोला, गांगजी, इस जन्म में मुझसे दोस्ती होना तेरी सबसे बड़ी किस्मत है। जब मैं अमीर बनूंगा तुझे भी अपने साथ ऊपर लेकर जाऊंगा। गांगजी तुरंत पलट कर बोला,
पहले खुद तो अमीर बन जा। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद हम अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचते ही मैंने कहा, माँ, पापा, मुझे समर जॉब मिल गई है। माँ तुरंत विरोध करने लगी। बिल्कुल नहीं, अभी अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, आराम कर। मैंने समझाया, बस 2 महीने काम करूंगा। माँ ने तुरंत कहा, कहाँ जाना है, कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगी। पापा मुस्कुराए, उसे जाने दो, बड़ा हो गया है, थोड़ी जिम्मेदारी सीखने दो। माँ ने दोनों को घूरा, अच्छा, अब बाप बेटा मिलकर मुझे ही घेरोगे। मैं तुरंत माँ के गले लग गया। माँ चिंता मत करो, अगर कभी आपकी और पापा की लड़ाई हुई तो मैं हमेशा आपकी तरफ रहूंगा। पापा ने माथा पकड़ लिया। अरे बदमाश, अभी तो मैं तेरे लिए बोल रहा था और तूने तुरंत मुझे बेच भी दिया। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। अगले दिन गांगजी का फोन आया। क्लास रीयूनियन का मैसेज देखा, परसों पार्टी है, सब लोग जा रहे हैं। मैंने साफ मना कर दिया, नहीं जा पाऊंगा। गांगजी हैरान हो गया, क्या लियू छिंगछिंग भी आने वाली है? मैं हंस पड़ा, तो उसके आने या ना आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? गांगजी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भाई, आज सच में तू बदल गया है। अगले दिन मैं अपनी नई नौकरी पर पहुंचा। कैफे की मालकिन वेनतिंग मुझे देखकर मुस्कुराई। वाह, तुम सच में आ गए। मुझे लगा था आजकल के लड़के 3 मिनट का जोश दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैंने जवाब दिया, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। वह मुस्कुराई, अच्छा है, पहले यूनिफॉर्म बदल लो। काम शुरू हुए कुछ देरी हुई थी कि वैन तिंग अचानक पूछ बैठी, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं हंस पड़ा, नहीं, पिछले जन्म में मेरी दुनिया सिर्फ लियू छिंगछिंग तक सीमित थी, दूसरी लड़कियां दिखती ही नहीं थी। वैन तिंग ने मजाक उड़ाया, इतने हैंडसम होकर भी सिंगल हो, मुझे मत बेवकूफ बनाओ। मैंने सिर हिलाया, सच कह रहा हूं। और वैसे भी मुझे लगता है प्यार व्यार में कोई खास मतलब नहीं है। वेन तिंग हंस पड़ी, अच्छा, तो फिर किस चीज में मतलब है? मैंने बिना सोचे जवाब दिया। पैसे में वह ठाका मारकर हंसने लगी, इतनी कम उम्र में इतना पैसा पैसा। उसी समय एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, मैडम, सिंगर फिर लेट हो गया। वेन तिंग ने बेबस होकर कहा, छोड़ो, अच्छे गायक मिलना आसान नहीं है। मैंने उत्सुकता से पूछा, उसे एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? 150 युआन। मैं चौंक गया। वेन तिंग मुस्कुराई, जलन हो रही है? मैंने मंच पर बैठे गायक को देखा, फिर आत्मविश्वास से बोला, ईमानदारी से कहूं तो ये इतना भी अच्छा नहीं गाता। वेन तिंग की भौहें उठ गईं। अच्छा, अगर ऐसा है तो बाद में तुम गाकर दिखाओ, अगर उससे बेहतर गाया तो मैं तुम्हें अतिरिक्त 100 युआन दूंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में लियू छिंगछिंग को खुश करने के लिए मैंने कई साल गिटार और गाना सीखा था। ठीक है, डील पक्की। थोड़ी देर बाद वैन तिंग ने घोषणा की, हमारे नए कर्मचारी शेयून भी एक गाना सुनाएंगे। सभी की नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने गिटार हाथ में लिया, मन ही मन सोचा, ऐसा गाना चुनना होगा जो इस दौर के लोगों को भी पसंद आए और असर भी छोड़ जाए। मैंने गहरी सांस ली, ठीक है। गिटार की धुन बजने लगी, पूरा कैफे शांत हो गया। कुछ मिनट बाद जब गाना खत्म हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक लड़की उत्साहित होकर बोली, वाह शेयून, तुम तो कमाल गाते हो। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, कमाल, हमारी शाओली को तो सुनकर प्यार ही हो गया लगता है। पूरा कैफे हंसी से भर गया और वेनतिंग मुझे देखकर सोच रही थी, ये लड़का शायद जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रह दिया? कैफे की मालकिन हंसते हुए बोली, अरे शेन भाई को छोड़ो, इधर आओ, फोन निकालो, पहले दोस्त बनते हैं। मैंने कहा, वो जो 100 युआन इनाम वाली बात थी, उसकी जरूरत नहीं है। वह मुस्कुराई, क्या बात कर रहे हो, अब तो हम दोस्त हैं। दोस्तों के बीच इतनी औपचारिकता कैसी? और हां, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटती। मैंने उसका कांटेक्ट सेव कर लिया। उसने जाते जाते कहा, आगे भी संपर्क में रहना। उधर लियू छिंगछिंग लगातार फोन देख रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? आखिर कर क्या रहा है? उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। क्या सचमुच उसे अब मुझसे मतलब नहीं रहा? अगले दिन क्लास रीयूनियन था। एक दोस्त ने पूछा, कल पार्टी में आ रही हो ना? देखते हैं। तभी उसकी सहेली बोली, वैसे कल दोपहर फ्री हो, शॉपिंग चलें। छिंगछिंग झुंझला कर बोली, बहुत परेशान कर रही हो। सहेली तुरंत समझ गई, लगता है तुझे तायुन की चिंता खाए जा रही है। छिंगछिंग ने धीमे स्वर में कहा, वह बदल गया है। मैं खुद उससे बात करने गई, फिर भी वह बिल्कुल ठंडा रहा। सहेली मुस्कुराई, तुम भी ना, इतनी जल्दी सब्र खो दिया? मैं पहले ही कह चुपचाल है, दूर रहकर ध्यान खींचने की कोशिश। तो अब क्या करूं? बहुत आसान है, कल पार्टी में लिन हाओयू के साथ जाना। जब तायुन तुम्हें उसके साथ देखेगा तो जलकर राख हो जाएगा। छिंगछिंग ने धीरे से सिर हिला दिया। अगले दिन गांगजी मुझे देखते ही बोला, वाह भाई, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैं हंस पड़ा, इतना भी नहीं। नहीं यार, आज तो सच में काफी हैंडसम लग रहे हो।
वह अचानक मेरे फोन की तरफ झांकने लगा। किस खूबसूरत लड़की से चैट कर रहे हो? मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, पढ़ाई कर रहा हूं। क्या पढ़ाई? हम लोग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देकर निकल चुके हैं। मैंने फोन दिखाया। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं। कॉलेज शुरू होने के बाद समय नहीं मिलेगा। गांगजी मुझे घूरने लगा। भाई, कहीं लियू चिकचिक ने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया और सदमे में तुम पढ़ाकू बन गए हो? मैंने बेबस होकर कहा। उसका इससे कोई संबंध नहीं है। गांगजी जोर से हंस पड़ा। मैं नहीं मानता। थोड़ी देर बाद दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही सब लोग शोर मचाने लगे। आओ, आज तो खुलकर जश्न मनाते हैं। आखिरकार स्कूल खत्म हुआ। सब लोग चीयर्स। पूरा हॉल हंसी और शोर से भर गया। किसी ने पूछा, अरे लियू छिंगछिंग, लियू मोंगजियाओ और लिन हायू कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। एक लड़के ने जवाब दिया, मैसेज आया है, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए हैं। तभी किसी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, अरे मैंने आते वक्त दोनों को एक ही बस से उतरते देखा था, साथ में। कमरे में अचानक अजीब सी मुस्कानें फैल गईं। कोई बात नहीं, शायद बस रास्ता एक ही रहा होगा। खाना खत्म होने के बाद किसी ने सुझाव दिया, अब क्या करें? घर जाएं? पागल हो क्या? अभी तो शाम हुई है। चलो केटीवी चलते हैं, नई जगह खुली है, साउंड सिस्टम जबरदस्त है। लगभग सबने हाथ उठा दिए। कुछ ही देर में पूरा ग्रुप केटीवी पहुंच गया। पहला गाना शुरू हुआ। एक लड़का माइक्रोफोन पकड़कर बोला, आज पहला गाना मेरा होगा, कोई छीनने की कोशिश मत करना। सभी हंस पड़े। यार, हर बार यही गाना गाता है, कुछ नया सीख ले। फिर किसी ने मेरी तरफ देखा, तायुन, तुम कुछ नहीं गाओगे? मैंने सिर हिलाया, मैं सुन लूंगा। ये तो बूढ़ों जैसा व्यवहार है। मैं कोने में बैठकर चुपचाप बियर पीने लगा। गांगजी ने मजाक किया, केटीवी आकर भी अकेले बैठे हो, किसी को लगेगा ऑफिस का निरीक्षण करने आए हो। मैं मुस्कुराया, थोड़ी देर बैठकर चला जाऊंगा। अरे नहीं, लियू छिंगछिंग अभी तक नहीं आई। तुम नहीं देखना चाहते कि वह लिन हायू के साथ आएगी तो क्या होगा? मैंने कंधे उचकाए, उससे मेरा क्या लेना देना। उसी समय एक लड़की भागती हुई कमरे में आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। बुरा हो गया, चैन से बाहर किसी से लड़ रहा है। सब लोग चौंक गए। क्या हुआ? अभी वह फोन पर बात करने बाहर गया था, फिर किसी पर उल्टी कर दी। अब सामने वाला गंजा आदमी उसका कॉलर पकड़कर खड़ा है। लग रहा है अभी मारपीट शुरू हो जाएगी। सब लोग तुरंत उठ खड़े हुए। चलो देखते हैं क्या हुआ है। हम तेजी से बाहर की ओर भागे। कॉरिडोर में पहुंचते ही एक भारी भरकम आदमी चेंजे पर चिल्ला रहा था, अबे, नाक भी साफ नहीं हुई और यहां दादागिरी करने आया है? मेरे ऊपर उल्टी कर दी। जीना नहीं है क्या? चेंजे डर के मारे कांप रहा था। भाई, मेरी गलती नहीं थी। भाई, सच में माफ कर दीजिए। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। जरूरत हो तो हम नुकसान का पैसा भी दे देंगे। गंजा आदमी घूरते हुए बोला, और तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? दफा हो जा यहां से। दरअसल चेंजे बाहर फोन पर बात करने आया था। नशे में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह उस आदमी पर उल्टी कर बैठा। कुछ लोग बुदबुदाने लगे, खुद की औकात नहीं पता, और शराब पीने निकल आया। मैं शांत स्वर में बोला, भाई, मेरा दोस्त सच में नशे में है। इस हालत में उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं। हम सब अभी अभी एग्जाम देकर निकले छात्र हैं, पहली बार दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं। कृपया इस बार जाने दीजिए। गंजा आदमी फिर भड़क गया, अबे, तू भी अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा है क्या? निकल यहां से। मैंने बिना घबराए जवाब दिया, यहां हमारे साथ काफी छात्र हैं। अगर बात बढ़ी और पुलिस आ गई तो आप सोच लीजिए किसकी बात सुनी जाएगी, आपकी या हमारी? आदमी का चेहरा बदल गया। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वह गुर्राया, चलो छोड़ो, आज मेरा मूड अच्छा है, वरना तुम लोगों को मजा चखा देता। मैं मुस्कुराया, धन्यवाद भाई, आराम से जाइए। आदमी चला गया। जैसे ही मामला खत्म हुआ, कुछ सहपाठी फुसफुसाने लगे, तायुन तो बड़ा डरपोक निकला, अभी तो बिल्कुल कुत्ते की तरह माफी मांग रहा था। ऐसे लोग आगे चलकर सिर्फ चापलूसी करते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, अभी जब मामला चल रहा था तब तुम लोग आगे क्यों नहीं आए? अब पीछे खड़े होकर बातें बनाना आसान है। गांगजी हंस पड़ा, सही कहा। मैंने बियर का घूंट लेते हुए कहा, अगर दो मीठे शब्द बोलकर काम निकल जरूरत है। जब तुम लोग समसाज में निकलोगे तब समझोगे कि बेकार का अहंकार एक पैसे का भी नहीं होता। गांगजी मुझे घूरने लगा, यार, तू अचानक इतना समझदार कब हो गया? मैं हंस पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। उसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा था, युन देखो, छिंगछिंग आ गई। दरवाजे पर लियू छिंगछिंग और लिन हाओयू दिखाई दिए। छिंगछिंग ने मुझे देखा, फिर मेरे सामने रखी बियर पर नजर गई। उसने मन ही मन सोचा, जरूर मुझे और लिन हाओयू को साथ देखकर दुखी हो गया होगा। उसकी सहेली ने भी फुसफुसा कर कहा, देखा, वह जल रहा है, इसीलिए शराब पी रहा है। छिंगछिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल मैं स्टेज पर चढ़ गया, गिटार उठाया और गाना शुरू कर दिया। पूरा हॉल शांत हो गया।
सब लोग मेरी आवाज में खो गए। गाना खत्म होते ही जोरदार तालियां गूंज उठी। मैंने गिटार वापस करते हुए कहा, धन्यवाद। कोरस वाले हिस्से में तुम्हारी रिदम थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन बैकिंग बहुत अच्छी थी। गिटारिस्ट हैरान रह गया। आप? उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैं मुस्कुराया। लगता है अभी भी भरोसा नहीं हुआ। एक और सुनाऊं? फिर मैंने दूसरा गाना शुरू कर दिया। इस बार माहौल पूरी तरह बदल गया। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। गाना खत्म होने के बाद मैंने एक खूबसूरत लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम तययुन है। लड़की ने कुछ नहीं कहा। इतनी खूबसूरत हो, अफसोस की बोल नहीं सकती। उधर छिंगछिंग आखिर खुद को रोक नहीं पाई। वह मेरे पास आ गई। ताययुन, क्या तुमने मुझे गलत समझ लिया है? कल मैं पूरे समय लियू मोंगजियाओ के साथ थी। लिनहाओयू तो बस रास्ते में मिला था। सुना है नई इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल का उद्घाटन हुआ है। आज दोपहर साथ चलोगे? मैंने सीधे जवाब दिया, नहीं, मुझे काम पर जाना है। छिंग छिंग चौंक गई। क्या सच में अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद कैफे में काम करते समय मालकिन मुस्कुराते हुए बोली, देखा, दुकान में एक लड़का होना कितना जरूरी है। लड़का लड़की साथ काम करें तो माहौल भी अच्छा रहता है। मैं हंस पड़ा। अफसोस, मैं तो सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों तक ही काम करूंगा। वैसे ताययुन, तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? मोडू। मालकिन की आंखें चमक उठी। तो तुम्हारा इस कोर्स तो फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी वाला होगा। अगर मैं 10 साल छोटी होती तो जरूर तुम्हारा पीछा करती। मैं हंसते हुए बोला, बहन वाली उम्र का प्यार भी मुझे मंजूर है। शरारती लड़के। मालकिन हंस पड़ी। उसी समय शहर के एक आलीशान घर में निंगबिंग अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, मैं किस म्यूजिक अकादमी में जाऊं, बीजिंग या मोडू? माँ ने कहा, बीजिंग आ जाओ, तब मैं तुमसे अक्सर मिल पाऊंगी। निंगबिंग कुछ पल चुप रही। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस आप उस दिन मेरे साथ रहना। माँ के चेहरे पर झिझक आ गई। मुझे अफसोस है, कल मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। निंगबिंग मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। उस रात उसने घर की नौकरानी से कहा, आंटी वांग, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। कहाँ? एक छोटी सी बार में। सुना है वहां का माहौल अच्छा है। मैं आपके साथ चलती हूँ। कुछ देर बाद दोनों उसी बार में पहुंच गईं। उधर कैफे की मालकिन बड़बड़ा रही थी, शेनमा फिर आज नहीं आया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। कोई बात नहीं, अब हमारे पास अपना छोटा सिंगिंग स्टार तो है। मैं मुस्कुरा दिया। तभी निंगबिंग की नजर मुझ पर पड़ी। अरे, ये तो वही है। मालकिन हैरान रह गई। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो लड़की बोली, कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। बस कल ही मुलाकात हुई थी। कैफे की मालकिन मुस्कुराई। वाह, फिर तो किस्मत भी कमाल की है। इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हो गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा। आज गिटार नहीं लाए? मैंने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, फिर भी स्टेज पर जाओ। और हाँ, आज भी रेड एनवेलप बोनस मिलेगा ना? मालकिन हंस पड़ी। चिंता मत करो, तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं खाएगा। मैं मुस्कुराया। ठीक है, तो आज का शो देखिए। उधर बाई निंगबिंग पहली बार बियर पी रही थी। एक घूंट लेते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। इतनी कड़वी चीज आखिर लोग पसंद कैसे करते हैं? मालकिन हंसते हुए बोली, पहली बार सबको ऐसी ही लगती है। आदत पड़ जाए तो फिर छोड़ नहीं पाओगी। वह मेरी तरफ देखने लगी। इतनी कम उम्र में ये लड़का इतना दर्द भरा गाना कैसे गा सकता है? गाना खत्म हुआ। मालकिन ने अपना ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया। ताययुन, इसे खत्म कर दो, बर्बाद मत होने देना। मैंने बिना सोचे ग्लास उठा लिया। निंगबिंग अचानक चौंक गई। ये मेरे ग्लास से पी रहा है। थोड़ी देर बाद मालकिन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कहती हो? लड़का हैंडसम है ना? निंगबिंग ने सिर हिलाया। है तो, लेकिन अफसोस दिमाग थोड़ा कमजोर लगता है। तभी उसने पहली बार खुलकर बात की। मैं हैरान रह गया। अरे, तो तुम बोल सकती हो? निंगबिंग उठ खड़ी हुई। आंटी वांग, चलते हैं। मैं अनायास बोल पड़ा। आवाज भी बहुत अच्छी है। मालकिन ने तुरंत मुझे धक्का दिया। जल्दी जाओ, उसे बाहर तक छोड़कर आओ। मैं बाहर तक उसके साथ गया। रास्ते में मैंने कहा, रात को कम निकला करो, बाहर बहुत बुरे लोग होते हैं। निंगबिंग ने घूर कर पूछा, क्या तुम अपनी ही बात कर रहे हो? अंदर तुम लगातार मेरे पैरों को घूर रहे थे, और वो ग्लास भी। तुम्हें पता था कि मैं उससे पी चुकी हूं, फिर भी जानबूझकर उसी से पिया। मैं तुरंत बोला, पैरों वाली बात मानता हूं, लेकिन ग्लास वाली बात सच में गलती थी, मुझे नहीं पता था। निंगबिंग के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। बेवकूफ, थोड़ा सा उकसाया और सब सच उगल दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया। वापस लौटने पर मालकिन ने पूछा, तो वीचैट मिला कि नहीं? मैंने लंबी सांस ली। रहने दीजिए, अब तो वह मुझे पूरा का पूरा विकृत आदमी समझती होगी। मालकिन ने माथा पकड़ लिया। मौका मिला था और तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। आखिर लड़के खूबसूरत लड़कियों को पसंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं हंस पड़ा। आपसे तो बहस ही नहीं की जा सकती। आज की शिफ्ट खत्म हुई, मैं चलता हूं।
ठीक है, फिर कभी मदद करने आ जाना। रात को घर पहुंचते ही माँ ने पूछ लिया तायुन, आखिर तुम कौन सी पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हो? हर रोज इतनी देर से घर क्यों आते हो? मैंने सहजता से कहा, बार में वेटर का काम करता हूं। माँ का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या? हम तुम्हें पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं और तुम बार में नौकरी कर रहे हो? आगे से मुझे माँ मत कहना, मैंने धीरे से कहा। महीने के 8,000 युआन मिलते हैं। रमा एकदम शांत हो गई। अच्छा, वैसे देखा जाए तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ईमानदारी से कमाया गया पैसा कभी शर्म की बात नहीं। फिर मुस्कुराकर बोली, वैसे वहां तुम्हारे पापा को भी नौकरी मिल सकती है क्या? मैं हंस पड़ा। माँ, मैं सिर्फ एक छोटे बार में वेटर हूं। आप भी ना? उधर उसी समय बाई निंगबिंग के घर दरवाजा अचानक खुला। उसके पिता अंदर आए। निंगबिंग, सुना है तुम अभी भी आर्ट कॉलेज जाना चाहती हो? मुझे लगता है विदेश पढ़ने जाना बेहतर रहेगा। निंगबिंग ठंडी आवाज में बोली, या फिर आपको डर है कि मैं देश में रही तो आपकी नई प्रेमिका के रास्ते में आ जाऊंगी? उसके पिता का चेहरा सख्त हो गया। मैंने पहले भी समझाया था, तुम्हारी माँ और मेरा तलाक काम की वजह से हुआ था। निंगबिंग ने बात काट दी। सीधे मुद्दे पर आइए। आज मुझे ढूंढने क्यों आए हैं? पिता ने कहा, आज रात मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर है। निंगबिंग कड़वी हंसी हंसी आगे से सीधे कह दिया, कीजिए कि आपके पास समय नहीं है। उसने उनका हाथ झटक दिया। आपकी नजर में मैं किसी ग्राहक से भी कम महत्वपूर्ण हूं। आपको तो ये भी याद नहीं कि आज कौन सा दिन है? पिता चौंक गए। आज? क्या खास है आज? निंगबिंग की आंखें भर आईं। अगर याद नहीं तो रहने दीजिए। वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद पिता को अचानक याद आया, ओ नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। उधर मैं एक सिक्योरिटीज कंपनी में पहुंचा। कर्मचारी ने कहा, आपका स्टॉक अकाउंट बन गया है। मैं मुस्कुराया, धन्यवाद। उसी समय कोई लड़की तेजी से मुड़ी और मुझसे टकरा गई। हम दोनों एक साथ गिरते गिरते बचे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों एक दूसरे को पहचान गए। फिर तुम? निंगबिंग घबरा गई। उसी समय एक लड़का उनकी तरफ बढ़ा। बिना सोचे उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। चलो यहां से। आंटी वांग भी हैरान रह गई। कुछ दूर आने के बाद मैंने पूछा, आखिर चल क्या रहा है? बॉयफ्रेंड, ये फैसला लेने से कम मेरी अनुमति तो ले लेती। निंगबिंग बोली, मान लो तुम पर मेरा एक एहसान बकाया हो गया। मैं हंस पड़ा। तुम्हारा चेहरा सच में काफी मोटा है। तो बदले में क्या चाहिए? निंगबिंग ने तुरंत जवाब दिया, पहले वीचैट ऐड करो, बाकी बातें बाद में। मैंने फोन निकाला। नाम क्या है? बाई निंगबिंग। उधर सिक्योरिटीज कंपनी के मैनेजर ने अपने स्टाफ से कहा, अभी अभी जिस लड़के ने स्टॉक अकाउंट खुलवाया है उसकी पूरी जानकारी निकालो। मुझे उसकी सारी फाइल चाहिए। उसी समय निंगबिंग के पिता गुस्से में अपनी पत्नी से बोले, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी प्यार कर बैठी है? पत्नी चौंक गई। क्या बकवास कर रहे हो? अभी अभी मेरी आंखों के सामने वो एक लड़के का हाथ पकड़कर खड़ी थी। उसका नाम तायुन है और अभी हम हाथ पकड़कर साथ खड़े हैं। निंगबिंग के पिता चौंक गए। वो लड़का दिखता कैसा है? मां ने तुरंत घूर कर देखा। अभी तुम्हारी चिंता का विषय यही है। पिता खांसते हुए बोले, ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। तुम खुद आंटी वांग को फोन करके पूछ लो। मां ने तुरंत कॉल लगा दी। आंटी वांग, क्या निंगबिंग सच में किसी को डेट कर रही है? आंटी वांग हंस पड़ी। वो लड़का अभी मेरे पास ही खड़ा है। क्या आप उससे बात करना चाहेंगी? मैं घबरा गया। नमस्ते आंटी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे दो जानलेवा निगाहें मेरी तरफ उठ गई हों। कहीं तुम्हारे माता पिता मिलकर मुझे खत्म तो नहीं कर देंगे? निंगबिंग हंसी रोकते हुए बोली, बैठ जाओ, इतना मत सोचो। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम्हारे माता पिता का तलाक हो चुका है ना? वह चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने शांत स्वर में कहा, अंदाजा लगाया। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा असुरक्षा है। प्यार की कमी भी साफ दिखाई देती है। और जिस तरह तुम उनसे बात करती हो उससे ये बात समझना मुश्किल नहीं था। निंगबिंग कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, आज मेरा जन्मदिन है तो तुम मेरी इस छोटी सी एक्टिंग को पूरा निभाने में मदद करोगे? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल। फिल्म देखेंगे, खाना खाएंगे, फोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे। ऐसी सर्विस दूंगा कि आज रात तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पूरी पूछताछ करेंगे। लेकिन पहले ही बता देता हूं, सारा खर्चा तुम्हें उठाना होगा। निंगबिंग ने आंखें तरेरी। तुम हमेशा इतने बेशर्म रहते हो। मैं हंस पड़ा। नहीं, ये हुनर हाल ही में विकसित हुआ है। चलो फिल्म शुरू कर। उसने पूछा, तुमने सिर्फ एक ही कॉम्बो खरीदा है? मैंने मुस्कुराकर दूसरा पैकेट आगे बढ़ाया, ये तुम्हारे लिए है। निंगबिंग ने सिर हिलाया। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती और जंक फूड भी नहीं खाती। हाँ, धरती पर उतरी परी जो धुएं और दुनियावी चीजों से दूर रहती है। निंगबिंग की आंखों में अचानक उदासी आ गई। कुछ साल पहले माँ और पापा मुझे अक्सर फिल्म दिखाने लाते थे। उस समय सब कितना अच्छा था। बहुत गर्मजोशी थी, बहुत खुशी थी।
लेकिन अब मैंने उसकी बात बीच में काट दी। अरे, उधर क्यों जा रही हो? क्या अपने माता पिता को फोटो भेजनी नहीं है? तो कम से कम एक सेल्फी तो लेनी पड़ेगी। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। अगर फोटो नहीं खिंचवानी तो रहने दो। मैं तुरंत बोला, खिंचवाऊंगा, लेकिन ऐसे दूर दूर खड़ी रहोगी तो फोटो में कैसे आएंगे? थोड़ा पास आओ। और हाँ, मुस्कुराना मत भूलना। दोनों ने साथ में कई तस्वीरें खिंचवाईं। उसी समय निंगबिंग के पिता बार बार फोन कर रहे थे। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है वह फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फोन लगातार कट रहा था। पिता गुस्से से बड़बड़ाए, ये तायुन नाम का लड़का आखिर है कौन? मेरी बेटी पर हाथ साफ करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। फिल्म खत्म होने के बाद निंगबिंग का फोन बजा। मैंने पूछा, कौन है? पापा। लेकिन उन्हें तुम्हारा नंबर कैसे मिला? वह बोली, मेरे पापा बैंक डायरेक्टर हैं। तुम्हारा नंबर निकालना उनके लिए मुश्किल नहीं। मैं हंस पड़ा। ओ, समझ गया। वैसे सोचो, अगर तुम्हारे पापा मुझे 1 मिलियन युआन दें और कहें कि तुमसे दूर हो जाऊं तो कैसा रहेगा? निंगबिंग ने भौहें सिकोड़ ली। मैंने मजाक में कहा, पहले ये तो पूछो कि मैं मानूंगा भी या नहीं। तो क्या मान जाओगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल। 1 मिलियन छोड़ो, 10,000 युआन भी मिल जाएं तो मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा। निंगबिंग ने झल्लाकर कहा, बदमाश। कुछ देर बाद मैंने कहा, फिल्म भी देख ली, फोटो भी खिंच गई, अब मैं चलता हूं। निंगबिंग ने याद दिलाया, अरे, हमने साथ में खाना खाने का भी प्लान बनाया था। मैंने पेट थपथपाया, मैं तो पहले ही भर चुका हूं। फिर मैंने पूछा, वैसे तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो? निंगबिंग कुछ कहने ही वाली थी कि मैं खुद बोल पड़ा, छोड़ो, मैं मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करती हूं। उधर निंगबिंग अकेली बैठी सोच रही थी। पिछले जन्म में ताई युन ने लिू छिंगछिंग को खुश करने के लिए न जाने कितनी मेहनत की थी। बार बार ठुकराए जाने के बाद भी हार नहीं मानी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिला। जब मैं वापस लौटा तो मेरे हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर था। मैंने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो। निंगबिंग चौंक गई। ये मेरे लिए है? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाहिए तो रहने दो। उसने तुरंत टेडी पकड़ लिया। मैं बोला, मैंने तुम्हें फिल्म दिखाई, तुमने मुझे टेडी दिया, अब हिसाब बराबर। निंगबिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बराबर? हम, धन्यवाद। उधर घर पर आंटी वांग ने बताया, मैडम, मैं तुरंत वापस आ रही हूं और शायद सर भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब याद आया कि मैं उनकी बेटी हूं। कुछ देर बाद उसकी मां ने पूछा, निंगबिंग, ये तायुन आखिर है कौन? निंगबिंग ने टेडी को सीने से लगाया। मैं पहले ही बता चुकी हूं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मां ने गहरी सांस ली। सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दे दिया? क्या तुम्हें हमें गुस्सा दिलाना इतना पसंद है? क्या हमने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी होने दी? निंगबिंग की आंखें लाल हो गईं। हाँ, गलती मेरी ही है। काश आपने मुझे जन्म ही न दिया होता। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उसी समय उसके पिता अंदर आए। निंगबिंग, ये ताए युन वाला मामला आखिर है क्या? मां तुरंत भड़क उठी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी बेटी का जन्मदिन तक भूल गए और अब मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मुझे खुद उस ताए युन नाम के लड़के से मिलना पड़ेगा, थोड़ी बात करनी होगी। पत्नी ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, फिर आपकी खबर का इंतजार करूंगी। उधर बार में मैंने पेट पकड़ते हुए कहा, अब पछता रहा हूं कि शाम को तुमसे खाना खिलाने की जिद क्यों नहीं की। अभी बार में काम कर रहा हूं और भूख से बुरा हाल है। फोन के दूसरी तरफ बह निंगबिंग हंस पड़ी। अच्छा है, मेरा बॉयफ्रेंड भूखा ही रहे तो ठीक है, इंतजार करना। उसने आंटी वांग की तरफ देखा। आंटी वांग, कृपया बचा हुआ केक उस छोटे बार में पहुंचा दीजिए जहां हम पिछली बार गए थे। जी मिस, निंगबिंग मुस्कुराई। उसे एक सरप्राइज देते हैं। कुछ देर बाद बार में, तायुन जी, तुम्हारे लिए कोई आया है। मैंने मुड़कर देखा। युनटी वांग मुस्कुराई, ये तुम्हारे लिए है। मैं चौंक गया। आंटी वांग, आप अकेली आई हैं? नहीं, मैं एक मिशन लेकर आई हूं। निंगबिंग ने ये तुम्हें देने को कहा है। मैं हंस पड़ा। लगता है उसके अंदर अभी थोड़ी इंसानियत बाकी है। आंटी वांग ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम दोनों अब कपल बन चुके हो? अरे नहीं, मैंने बस उसकी एक मदद की थी। वो मेरा एहसान चुकाना चाहती है। मैं भूखा था इसलिए उसने केक भेज दिया। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। तभी मालिकिन ने आवाज लगाई, ठीक है, आज का काम यहीं तक, जाओ अपने प्यार वाला केक खाओ। धन्यवाद। मैंने केक खाते हुए निंगबिंग को मैसेज भेजा, केक बहुत अच्छा है, थैंक यू। कुछ देर बाद जवाब आया, ज्यादा खुश मत हो, वैसे भी वो बचा हुआ था, फेंकना था इसलिए तुम्हें दे दिया। मैं हंस पड़ा। बे निंगबिंग, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तुम्हें इससे क्या मतलब? लगता है मैंने तुम्हारी दुखती रग पकड़ ली। असल में इस केक के बदले मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हुआ था। धन्यवाद।
लेकिन मुझे जरूरत नहीं, मैंने विषय बदल दिया। क्या कर रही हो? बस जिज्ञासा है। तुम जैसे अमीर लोग खाली समय कैसे बिताते हैं? कॉमिक्स पढ़ती हूं। मैं उत्साहित हो गया। सच में मुझे भी कॉमिक्स बहुत पसंद है, लेकिन जो मैं पढ़ता हूं वो तुमने शायद कभी नहीं पढ़ी होंगी। निंगबिंग ने आंखें सिकोड़ ली। कहीं तुम कोई एडल्ट कॉमिक्स तो नहीं पढ़ते? मैं हंस पड़ा। वैसे जब पहले बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे घूमते थे, क्या तुमने कभी किसी की भावनाओं की परवाह की? निंगबिंग बोली, सिर्फ इसलिए कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करे, क्या लड़की को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा? मैंने सिर हिलाया। अगर पसंद नहीं था तो साफ मना क्यों नहीं किया? हर दिन उनका खरीदा हुआ नाश्ता खाती रहीं, उन्हें बैकअप की तरह रखती रहीं और दूसरे लड़कों को जलाने के लिए इस्तेमाल करती रहीं। मजा आता था। निंगबिंग शांत स्वर में बोली, किसी चीज को स्वीकार करना प्यार स्वीकार करने जैसा नहीं होता। मैं मुस्कुराया। वाह, धोखेबाज लड़कियों की क्लासिक लाइन। उसी समय बार में लियू छिंगछिंग और उसकी दोस्त अंदर आईं। मैंने उन्हें देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। तुम लोग यहां क्या कर रही हो? शराब पीने आए हैं, मैंने वेट्रेस से कहा। उन्हें उस कोने वाली टेबल पर बैठा दो, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। निंगबिंग ने पूछा, तुम उन्हें जानते हो? तुम्हारी एक्स है? मैंने सिर हिलाया। इतना भी नहीं, बस कभी उसे पाने की कोशिश की थी, अब उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। कुछ देर बाद लियू छिंगछिंग मेरे पास आ गई। तायुन, तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? अपने प्रांत में रहोगे या बाहर जाओगे? मैंने बेरुखी से कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हम आखिर सहपाठी हैं। वह घबरा कर बोली, तायुन, तुम भूल गए क्या? तुमने कहा था कि यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ एक ही शहर में रहोगे, याद नहीं है? उसकी आवाज कांप रही थी। आखिर हुआ क्या है? क्या हमारे बीच कोई गलत फहमी है? मैंने शांत स्वर में कहा, कोई गलत फहमी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। झूठ बोल रहे हो। अभी अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने का समय कब मिला? विश्वास नहीं है तो मत करो, लेकिन आगे से मुझसे दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड गलत समझे। लियू छिंगछिंग गुस्से से कांप उठी, जैसे मुझे तुम्हारी जाने लगी। मैंने पीछे से आवाज लगाई, रुको, तुम लोगों ने बिल अभी तक नहीं चुकाया है। दोनों लड़कियां वहीं रुक गईं। लियू छिंगछिंग ने दांत भींचे। ताएयुन, तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। मैं मुस्कुराया, निश्चिंत रहो, मैं जिंदगी भर कभी नहीं पछताऊंगा। बार से बाहर निकलते ही लियू छिंगछिंग की आंखों में आंसू आ गए। उसकी दोस्त ने उसे सांत्वना दी, रो मत, वैसे भी तुम उसके साथ डेट करने वाली नहीं थी। रलियू छिंगछिंग ने धीरे से कहा, बस अचानक ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास से कोई बहुत जरूरी चीज चली गई हो और अब मुझे बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसकी सच में कोई गर्लफ्रेंड है? दोस्त ने सिर हिलाया, मुझे तो नहीं लगता। अभी अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, उसे समय ही कब मिला होगा? लियू छिंगछिंग बोली, मुझे पक्का पता करना है। उसने तुरंत फोन मिलाया। वांग झीचांग, क्या ताए युन की सच में नई गर्लफ्रेंड बन गई है? फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, क्या तुम्हें पता चल गया? लियू छिंगछिंग सन रह गई। मतलब ये सच है? शायद हाँ, कुछ दिन पहले ताए युन ने खुद मुझे बताया था। लियू छिंगछिंग का दिल अचानक डूब गया। उधर वांग झीचांग उत्साह से बोला, जल्दी बताओ ना, ताए युन के साथ आखिर चल क्या रहा है? 3 साल तक वो तुम्हारे पीछे भागता रहा, फिर उसे पता चला कि वो सिर्फ बैकअप था और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होते ही बस इतनी सी बात है, मैंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। वांग झीकियांग ने सिर हिलाया। ओह, तो इसलिए वो तुम्हें ढूंढने आई थी, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका एक बैकअप हाथ से निकल गया है और अब उसका अहंकार आहत हो गया है। मैं हंस पड़ा। समझदार लोग प्यार के जाल में नहीं फंसते। वांग झीकियांग मुस्कुराया, अच्छा, तो फिर तुम्हारा और बे निंगबिंग का क्या चल रहा है? मैंने तुरंत इनकार कर दिया, कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, साफ सुथरी दोस्ती, समझे? वह मुस्कुराया, मुझे तो तुम दोनों काफी अच्छे लगते हो साथ में। मैंने मजाक में वेट्रेस लीजी से पूछा, दीदी आपको क्या लगता है, मैं और हमारी बॉस एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं? ली जी ने हंसते हुए कहा, चुप रहो, ठीक है ठीक है, मेरी गलती। कुछ देर बाद वांग झिक्यांग ने पूछा, तायुन, तुम शंघाई जाने की जिद क्यों कर रहे हो? अपने प्रांत में रहोगे तो बेहतर यूनिवर्सिटी मिल सकती है। मैंने गंभीर होकर जवाब दिया, शंघाई एक टियर 1 शहर है, वहां मौके ज्यादा हैं। अगर अभी आराम चुन लिया तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। वांग झिकियांग ने सिर खुजलाया, मेरे माता पिता को तो इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, उन्होंने फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया है। तो फिर मेरे लिए भी कोई यूनिवर्सिटी चुन दो, मैंने बिना सोचे कहा, शंघाई अप्लाइड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। मेरी बात मानो, मेरे साथ रहोगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। वांग झिकियांग हंस पड़ा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात। बंधन ने वांग झिकियांग को
अपना अंतिम फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह फैसला सही था या गलत, इसका जवाब भविष्य ही दे सकता था। कुछ दिन बाद, अरे तायुन, तुम घर आ गए। एक महिला ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। कितने बड़े हो गए हो। मैं तुरंत पीछे हट गया। आंटी, मेरे सिर को मत छूइए। मेरी लंबाई अभी सिर्फ 1.5 मीटर है। अगर ऐसे ही सिर दबाएंगी तो मैं कभी लंबा नहीं हो पाऊंगा। आंटी हंस पड़ी। आओ, ये लाल लिफाफा रख लो। मैंने झिझकते हुए ले लिया। अरे इसकी क्या जरूरत थी, माँ ने हंसकर कहा। देखो तो जरा, इसकी चमड़ी दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। धन्यवाद भी नहीं बोलेगा? मैं मुस्कुराया। हम तो परिवार वाले हैं, इसमें धन्यवाद कैसा? आंटी हंसते हुए चली गई। रास्ते में ध्यान रखना। उनके जाने के बाद मैंने पूछा, माँ, यूशिन अभी तक यहाँ क्यों है? माँ ने जवाब दिया, उसकी माँ काम के सिलसिले में बाहर गई है। कुछ दिन वो हमारे घर ही रहेगी। मैं चौंक गया। क्या? लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 2 कमरे हैं। वो सोएगी कहाँ? माँ ने बिल्कुल सहज स्वर में कहा, तुम्हारे कमरे में। क्या माँ? लड़के और लड़की को एक कमरे में कैसे रख सकती हो? माँ ने तुरंत घूरा। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बाहर ड्राइंग रूम के सोफे पर सोओगे। मैंने दुखी चेहरा बनाया। ऐसा मत करो। यूशिन ने मासूमियत से पूछा, भैया आप कहाँ सोएंगे? मैंने तुरंत कहा, माँ बाहर तो एसी भी नहीं है। क्यों न यूशिन मेरे साथ ही सो जाए? माँ ने सिर पर चपत लगा दी। बेशर्म लड़के, यूशिन मेरे साथ सोएगी और तुम्हारे पापा जमीन पर चटाई बिछाकर सोएंगे। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, अब बात बनी। माँ ने पिता की तरफ देखकर कहा, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद ये लड़का काफी खुल गया है, लेकिन इसकी बेशर्मी भी बढ़ गई है। यूशिन ने मुंह बनाया। मैं तो वैसे भी इनके कमरे में नहीं सोने वाली। लड़कों के कमरे से बदबू आती है। मैंने गर्व से कहा, मेरी गैस तक खुशबूदार होती है। यूशिन ने नाक पकड़ ली। उफ, कितने गंदे हो। रात को मेरे शेयर अकाउंट में लगभग 10,800 युआन थे, लेकिन करोड़पति बनने के सपने के लिए ये रकम अभी भी बहुत कम थी। तभी फोन पर मैसेज आया। सो गए क्या? मैंने जवाब दिया, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं सोता। निंगबिंग ने लिखा, अगर मैं पहले मैसेज न करूं तो क्या तुम कभी मुझे खुद मैसेज नहीं करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूं? हम अच्छे दोस्त नहीं हैं क्या? अच्छे दोस्त अक्सर बात करते हैं। मैं मुस्कुराया। कुछ देर बाद उसने लिखा, कल मैं घर में नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मैंने पूछा, अचानक मुझे खाना खिलाने का ख्याल कैसे आ गया? निंगबिंग ने जवाब दिया, क्योंकि जब तुम खाते हो तो बिल्कुल छोटे सुअर जैसे लगते हो। मैं हंस पड़ा। वैसे मैंने अपनी छोटी कजिन से वादा किया है, कल उसे घुमाने ले जाना है। तुम भी साथ चलोगी? निंगबिंग ने तुरंत जवाब दिया, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं। मैंने समझाया, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। कुछ सेकंड बाद, शुभ रात्रि। मैं मुस्कुराया, शुभ रात्रि। निंगबिंग ने फिर मैसेज भेजा, दोस्ती में लेन देन बराबर होना चाहिए। मैंने तुम्हें शुभ रात्रि कहा है, तुम्हें भी कहना पड़ेगा। मैं हंस पड़ा। शुभ रात्रि। अगली सुबह, भैया तायुन, भैया तायुन, भैया तायुन। मैंने कंबल सिर पर खींच लिया। क्या हुआ? कल रात 12 बजे सोया था, मुझे थोड़ा और सोने दो। सुबह के 8 बज चुके हैं। हम घूमने कब जाएंगे? मैंने कराहते हुए कहा, दोपहर में चलेंगे। पहले मुझे सोने दो। यूशिन तुरंत फिर बोलने लगी, तो दोपहर में क्या खाएंगे? डिमसम? भैया, जिस दीदी की बात आपने की थी वो कहाँ है? क्या वो बहुत सुंदर है? और सुनो, हमारी क्लास का एक लड़का कहता है कि मैं सुंदर नहीं हूं। मैंने दोनों कान बंद कर लिए। बस करो, कल रात ठीक से सो नहीं पाया और सुबह सुबह तुम्हारी लगातार बकबक शुरू हो गई। यूशिन हंसते हुए बोली, अगली बार वो लड़का फिर कहे कि मैं सुंदर नहीं हूं तो देखना मैं क्या करती हूं। मैंने तकिया उठाकर कहा, कृपया 5 मिनट के लिए चुप हो जाओ। बस करो, एक शब्द और बोली ना तो तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। यूशिन ने तुरंत मुंह फुला लिया। बुरे भैया, मारूंगी आपको, मारूंगी। मैं हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। यूशिन की आंखें चमक उठी। कहाँ? तुम्हें शॉपिंग पर नहीं जाना था? मैंने टैक्सी बुला ली है, बस पहुंचने वाली होगी। वाह, चलो घूमने चलते हैं। शॉपिंग? मैं मन ही मन मुस्कुराया। देखता हूं तुम्हारी ये ऊर्जा कब तक रहती है। कुछ देर बाद, भैया गाड़ी आ गई, चलो मेरी छोटी महारानी। हम गाड़ी में बैठ गए। मॉल पहुंचते ही यूशिन अचानक चिल्लाई, भैया वो वाली दीदी कितनी सुंदर हैं, आपकी पसंद तो कमाल की है। मैंने तुरंत खांसते हुए कहा, उन्हें भाभी बोलो। मैंने जल्दी से बात बदल दी, ये मेरी कजिन वांग यूशिन है, अभी अभी प्राइमरी स्कूल से ग्रेजुएट हुई है। एक कपड़ों की दुकान में यूशिन ने कपड़ा उठाकर पूछा, अंकल ये ड्रेस कितने की है? दुकानदार बोला, 100 युआन। यूशिन बोली,
30। दुकानदार चौंक गया। अरे बेटी, ऐसे कौन मोलभाव करता है? 90, 40, 80, 50। दुकानदार लगभग रो पड़ा। 50 में कैसे बेचूं? यूशिन तुरंत निंगबिंग का हाथ पकड़कर बोली, दीदी, सामने वाली दुकान में इससे अच्छे कपड़े हैं। ये अंकल बेचना ही नहीं चाहते। चलो वहां चलते हैं। दोनों मुड़कर जाने लगी। दुकानदार घबरा गया। रुको रुको, ले जाओ। 50 में ले जाओ। यूशिन विजयी मुस्कान के साथ ड्रेस उठा लाई। बै निंगबिंग हैरानी से बोली, कपड़े खरीदते समय भी ऐसे मोलभाव किया जाता है? यूशिन ने गर्व से कहा, बिल्कुल, ये तो बेसिक स्किल है। कुछ देर बाद बै निंगबिंग ने पूछा, तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? मैंने सिर हिलाया। मेरे पास कपड़े काफी हैं। यूशिन तुरंत बोली, दीदी, हमें तायुन भैया के लिए खरीदना चाहिए। वो बहुत कंजूस हैं। आज सुबह मैंने इनके अंडरवियर में छेद देखा था। मैं लगभग खांस गया। अरे, ये बातें बाहर क्यों बता रही हो? बै निंगबिंग हंसी रोक नहीं पाई। इतनी बुरी हालत है क्या? यूशिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन किसी को बताइएगा मत। लड़कों की इज्जत का सवाल है। ठीक है। बै निंगबिंग की मुस्कान और गहरी हो गई। शाम तक मेरे दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भर चुके थे। मैं थककर बैठ गया। है देवियों, मुझे मार ही डालोगी क्या? यूशिन ने मासूम चेहरा बनाया। मैं लड़की हूं, मेरे लिए बैग उठाने में क्या दिक्कत है? मैंने शिकायत की। तुम लोग मुझे नौकर समझ रही हो क्या? बै निंगबिंग मुस्कुराई। आज रात का खाना मेरी तरफ से। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। मिस बै, आज रात मैं आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हूं। बै निंगबिंग ने भौं उठाई। सिर्फ 24 घंटे? मैं खांसा। अगर साथ में सोने की ड्यूटी भी जोड़ दी तो फीस अलग लगेगी। तायुन, तुम सच में बदमाश हो। तीनों हंस पड़े। चलो अब कुछ खा लेते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। यूशिन ने तुरंत हाथ उठाया। मुझे भी बहुत भूख लगी है। बै निंगबिंग बोली, आगे एक नूडल्स की दुकान है, तुम्हारी कजिन तीखा खा सकती है। यूशिन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं सब खा सकती हूं। तो फिर चलो। खाना खाते समय बै निंगबिंग अचानक बोली, जल्दी खाओ, वैसे तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। यूशिन तुरंत बोली, भैया, थोड़ी इज्जत बचा लो, बहुत बदसूरत लग रहे हो। क्या कहा तुमने? उसी समय पास वाली टेबल पर बैठा एक आदमी फोन पर बोला, जानू, तुम यकीन नहीं करोगी, मैंने अभी किसे देखा है। वो बैंक डायरेक्टर की बेटी है। मुझे तुरंत उसके घर वालों को खबर करनी चाहिए। उसकी पत्नी बोली, तुम क्यों बेवजह दूसरों के मामलों में पड़ रहे हो? आदमी फुसफुसाया, तुम समझती नहीं हो, उस लड़के को देखकर ही पता चल रहा है कि गरीब है। ऐसे लड़के को बैंक डायरेक्टर कभी पसंद नहीं करेंगे। आज मैं बड़ा काम करने वाला हूं। कुछ देर बाद बै निंगबिंग का फोन बजा। सॉरी, मैं जरा फोन सुनकर आती हूं। वो बाहर चली गई। फोन पर उसके पिता की आवाज आई, निंगबिंग, तुम अभी भी उस लड़के के साथ हो? मुझे अभी किसी ने तस्वीर भेजी है। बै निंगबिंग शांत रही। तो कुछ देर चुप्पी रही। फिर उसके पिता धीरे से बोले, जब वो लड़का तुम्हारे साथ होता है तब तुम इतनी खुलकर हंसती हो। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने तुम्हें इतना खुश कब देखा था। उसकी मां ने भी फोन ले लिया। बेटी अब बड़ी हो गई है। सच कहूं तो तायुन के साथ देखकर मुझे सुकून मिलता है। ठीक है, समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगले दिन भैया तायुन जाग गए। यूशिन किताब लेकर आ गई। मैं होमवर्क कर रही हूं, एक सवाल समझ नहीं आ रहा, मुझे पढ़ा दोगे? मैंने किताब देखी और तुरंत पीछे हट गया। नहीं, मुझे नहीं आता। यूशिन हैरान रह गई। ये तो छठी क्लास का सवाल है। मैंने सिर पकड़ लिया। आजकल गणित देखते ही सिर दर्द होने लगता है। जाकर इंटरनेट पर देख लो। लेकिन दूसरी चीजें मैं तुम्हें जरूर सिखा सकता हूं। यूशिन उत्सुक हो गई। सच? क्या सिखाओगे? मैं रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें इंसानों की फितरत समझना सिखाऊंगा और दुनिया में जीने का असली तरीका भी। किसी आदमी के अच्छे या बुरे होने की पहचान कैसे करते हैं? यूशिन ने उत्सुकता से पूछा। कैसे? मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बहुत आसान है। उसकी नाक के नीचे उंगली रखो। अगर वो अभी भी सांस ले रहा है तो समझ लो वो अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। धोखेबाज। यूशिन गुस्से से पैर पटकने लगी। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, मुझे जल्दी होमवर्क खत्म करना है। फिर मैं निंगबिंग दीदी के घर खेलने जाऊंगी। मैं चौंक गया। निंगबिंग के घर? कल दीदी ने खुद कहा था। उन्होंने मुझे आज अपने घर बुलाया है। भैया, उनका घर बहुत बड़ा होगा ना? वो बहुत अमीर है ना? मैं मुस्कुराया। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो, लेकिन पहले होमवर्क खत्म करो। मैं उन्हें मैसेज कर देता हूं। मैंने सोचा था बस थोड़ी देर घूमने जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी उनके घर पहुंच जाएंगे ये नहीं सोचा था। अच्छा ही है, आज देख ही लेते हैं कि मिस बै निंगबिंग आखिर कैसी दुनिया में रहती हैं। कुछ देर बाद हम एक आलीशान इलाके में पहुंचे। यूशिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, ये जगह तो किसी पार्क जैसी लग रही है। अमीर लोग सच में अलग दुनिया में रहते हैं।
उसी समय निंगबिंग बाहर आई। आ गए, अंदर चलो। तुम्हें तकलीफ दी, फॉर्मेलिटी मत करो। मुझे पहले से पता था कि उसका परिवार साधारण नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद असली फर्क मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों की दुनियाओं के बीच कितनी बड़ी दूरी है। निंग ने पूछा, आइसक्रीम खाओगे? मैं लेकर आती हूँ, यूशिन बोली। साधारण वाली बर्फ की आइसक्रीम है क्या, या फिर 5 युआन वाली? निंगबिंग हंस पड़ी। जो नाम तुम ले रही हो वो सब यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ महंगी वाली आइसक्रीम है। तो जो भी है ले आओ, मुझे सब पसंद है। कुछ देर बाद यूशिन ने पूरे घर को देखते हुए पूछा, दीदी ये पूरा विला आपका है? हाँ, लेकिन इतना बड़ा घर कभी कभी खाली खाली लगता है। तो आपका कमरा भी बहुत बड़ा होगा ना? सामान्य ही है, देखना चाहोगी? हाँ। निंगबिंग यूशिन को ऊपर ले गई। मैं नीचे अकेला बैठा रहा, मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, फासला तो वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन किसने कहा कि मैं इसे पार नहीं कर सकता? ऊपर यूशिन निंगबिंग के वॉक इन क्लोसेट को देखकर दंग रह गई। हे भगवान, कपड़ों के लिए अलग कमरा, ये तो सपनों जैसा है। निंगबिंग मुस्कुराई। क्या इसमें इतना हैरान होने वाली बात है? यूशिन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल है। मेरे भैया का कमरा तो शायद इससे भी छोटा है, लेकिन भैया बुरे नहीं हैं, बस थोड़े मूर्ख हैं, थोड़े भुलक्कड़ हैं, और उनकी चमड़ी थोड़ी मोटी है। निंगबिंग हंस पड़ी। बिल्कुल सही विश्लेषण है। शाम को तीनों नीचे बैठकर फिल्म देखने लगे। यूशिन ने अचानक पूछा, भैया आज आप पूरे दिन चुप क्यों रहे? क्या आपको लग रहा है कि आपके और निंगबिंग दीदी के बीच बहुत बड़ा फर्क है? मैंने सिर हिलाया, नहीं, बस मुझे एहसास हुआ कि मेरा लक्ष्य थोड़ा छोटा था, अब उसे और बड़ा करना होगा। कैसा लक्ष्य? तुम बच्चों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, जाकर फिल्म देखो। हूं, कंजूस कहीं के, मैं मन ही मन सोचने लगा। पहले मुझे लगता था कि एक घर और एक कार मिल जाए तो जिंदगी सफल है, लेकिन अब शायद मुझे अपने सपनों का स्तर फिर से तय करना होगा। रात को बार में, तायुन ये तुम्हारी सैलरी। धन्यवाद। वैसे बॉस कहाँ हैं? आज उनका कुछ काम है, शायद रात को नहीं आएंगी। मैंने झिझकते हुए पूछा, सिस्टरली एक बात पूछूं, हमारी बॉस की शादी हुई है क्या? सिस्टरली रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, हाँ भी और नहीं भी। इसका क्या मतलब? पहले कसम खाओ कि किसी को नहीं बताओगे। मैं कसम खाता हूं, मेरा मुंह तिजोरी से भी ज्यादा सुरक्षित है। जल्दी बताइए। सिस्टरली धीरे से बोली, बॉस का एक मंगेतर है, दोनों 7 साल से साथ हैं। सगाई भी हो चुकी है और शादी की तारीख भी लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से ठीक पहले और उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज उसी मंगेतर की बरसी है। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। तो ये बात है। उसी समय बार का दरवाजा खुला। तायुन, मैं यहां पैसे खर्च करने आया हूं, कोई दिक्कत है क्या? चल मेरे लिए एक ठंडी बियर निकाल। मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, फ्रिज में रखी है, खुद जाकर ले लो। वो नाराज हो गया। अरे तू वेटर है और मैं ग्राहक, जानता है ना, ग्राहक भगवान होता है। मैं हंस पड़ा। पहले कुत्ते की तरह भौंक कर दिखा, फिर बियर दूंगा। भौं भौं, धन्यवाद मालिक। वांग झिकियांग ने इधर उधर देखा। वैसे वो खूबसूरत बॉस कहाँ है जिसकी मीठी आवाज और लंबी टांगों की तुम हमेशा तारीफ करते रहते हो? आज नहीं आई। लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है। यार कितना बोरिंग है। इतनी रात को बाहर हूं, मां भी घर पर नहीं है। पापा आज रात भर जागकर फुटबॉल देखने वाले हैं। मैंने पूछा, वर्ल्ड कप? हाँ, जर्मनी बनाम ब्राजील। ब्राजील अपने घर में खेल रहा है, जीत तो वही जाएगा। देखने लायक क्या है? जर्मनी ब्राजील 2014 वर्ल्ड कप। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी, रुको, मैं ये कैसे भूल गया? इतना बड़ा मौका। मैं तुरंत खड़ा हो गया। चाबी दो, मुझे बाहर जाना है। क्या हुआ? जल्दी, साइकिल बाहर खड़ी है, उसी से चला जाऊंगा। सिस्टर ली, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। कुछ मिनट बाद मैं एक बेटिंग शॉप में पहुंचा। अंकल, जर्मनी और ब्राजील वाले मैच पर अभी भी दांव लगाया जा सकता है? हाँ, 20 मिनट बाकी हैं। किस स्कोर पर लगाना है? मैंने गहरी सांस ली। जर्मनी 7, ब्राजील 1। दुकानदार मुझे घूरने लगा। बेटा, तुम पहली बार दांव लगा रहे हो क्या? यहां सीधे 7-1 वाला स्कोर नहीं खेल सकते। जर्मनी की बड़ी जीत और 5 से ज्यादा गोल वाला विकल्प चुनो। हाँ, वही वाला। ऑड्स कितने हैं? 150। चलो काफी है। मेरा सारा पैसा शेयर मार्केट में फंसा हुआ था, निकालने का समय नहीं था, लेकिन फिर भी ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। मैंने जेब से सारे पैसे निकाल दिए। 3300 युआन, सब जर्मनी पर लगा दीजिए। दुकानदार ने हैरानी से पूछा, इतना यकीन है? दांव लगने के बाद पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मैंने सोच लिया है, जर्मनी पर भरोसा करना कभी गलत नहीं होता।
टिकट हाथ में लेते हुए मैं मुस्कुराया। 3,300, अगर 150 गुना मिला तो लगभग 5 लाख युआन, और फिर उस पैसे को अगले बुल मार्केट में लगाऊंगा। 10 गुना बढ़ना भी मुश्किल नहीं होगा। पीछे खड़े लोग हंसने लगे। देखो इस लड़के को, जर्मनी से 5 से ज्यादा गोल की उम्मीद कर रहा है। दिमाग खराब है इसका। बिल्कुल पागल। मैं सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था इतिहास कैसे लिखा जाएगा। अगली सुबह वांग झीकियांग दौड़ता हुआ आया। ताएयुन, कमाल हो गया। जर्मनी सच में 7-1 से जीत गया। तुझे पता भी है इसका मतलब क्या है? ऐसा है जैसे हमारी स्कूल टीम ने सीधे कोरिया की नेशनल टीम को हरा दिया हो। ये तो पागलपन है। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा। रुक, कल रात तू अचानक भागा क्यों था? कहीं तूने सच में दांव तो नहीं लगाया था जर्मनी पर? मैं मुस्कुराया। तुम क्या सोचते हो? बताओ ना, कितना लगाया था? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। कुछ देर बाद इनाम का पैसा मेरे खाते में पहुंच गया। बधाई हो, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। धन्यवाद। घर पहुंचते ही यूशिन दौड़कर आई। भैया, आप अमीर बन गए क्या? मैंने हंसते हुए कहा। सिर्फ फ्राइड चिकन खा लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। यूशिन ने होंठ फुला लिए। कंजूस, अगर अमीर नहीं बने तो ये सब कैसे खरीदा? मैं थोड़ी देर में आता हूं। अपने कमरे में बैठकर मैं शेयर मार्केट के चार्ट देखने लगा। 2014 का दूसरा आधा साल बाजार ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन कुल मिलाकर बढ़ता रहेगा। असली बुल रन अगले साल शुरू होगा। मुझे बस एक ही काम करना था, शेयर पकड़े रखो और उड़ान भरने के दिन का इंतजार करो। उसी समय यूशिन ने बे निंगबिंग से शिकायत की। निंगबिंग दीदी, पता नहीं मेरे भैया को क्या हो गया है। सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं और अकेले अकेले बेवकूफों की तरह मुस्कुराते रहते हैं। मुझे लगता है भैया को कहीं पैसे मिल गए हैं, वरना कोई इंसान मोबाइल देखकर अकेले अकेले इतना क्यों हंसेगा? बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हैं। कुछ देर बाद निंगबिंग का मैसेज आया। यूशिन भी वही है? मैंने जवाब दिया, हाँ, होमवर्क कर रही है। कुछ सेकंड बाद फिर मैसेज आया, उसकी एक फोटो भेजो। मैं हंस पड़ा। क्या बात है, अचानक चेकिंग चल रही है क्या? मैंने कैमरा घुमाकर फोटो भेज दी। उधर यूशिन अभी भी बकबक कर रही थी। निंगबिंग दीदी, मेरे भैया बहुत बेवकूफ हैं। देखो ना। निंगबिंग स्क्रीन के सामने मुस्कुरा दी। सच में काफी मिलते जुलते लग रहे हैं। यूशिन ने उत्साह से पूछा, दीदी, अगस्त के आखिर में मेरे भैया माडू यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। आप कहाँ पढ़ने जाएंगी? मैं भी माडू जाऊंगी। यूशिन खुशी से उछल पड़ी। सच? तो फिर जब भी मैं माडू आऊंगी, आप दोनों के साथ घूमूंगी। निंगबिंग हल्का सा मुस्कुराई। सच कहूं तो मुझे यूनिवर्सिटी जाने से थोड़ा डर लग रहा है। वहां बहुत सारे नए लोगों से मिलना होगा। यूशिन ने तुरंत कहा, डरिए मत। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे भैया को बुला लेना, वो बहुत भरोसेमंद हैं। और मैं आपको एक राज बताती हूं, उन्होंने आपका चैट सबसे ऊपर पिन करके रखा है। निंगबिंग के गाल हल्के लाल हो गए। उसने ऐसा क्यों किया? किसने उसे इजाजत दी? उधर मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। यूशिन ने फोन मेरी तरफ घुमाया। भैया, निंगबिंग दीदी को बहुत सुरक्षा की जरूरत है। यूनिवर्सिटी में आप उनका अच्छे से ध्यान रखना। मैंने उसकी नाक दबा दी। तुझे क्या पता सुरक्षा का मतलब क्या होता है? अभी तो तेरी नाक भी पूरी नहीं सूखी हूं। आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। मैं हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, अब अपनी माँ के साथ घर जाओ। यूशिन के जाने के बाद माँ ने मुझे गौर से देखा। वो निंगबिंग कौन है? तुम्हारी दोस्त? हाँ, बस एक दोस्त। माँ मुस्कुराई। दोस्त या गर्लफ्रेंड? मैं लगभग खांस पड़ा। माँ, आपको कैसे पता? तुम्हारी कौन सी बात मुझसे छिपी रहती है? हाई स्कूल में जिस लड़की को पसंद करते थे, वो लियू छिंगछिंग नहीं थी क्या? रोज उसके लिए नाश्ता खरीदते थे। मुझे सब याद है। मैंने सिर हिलाया। वो सब पुरानी बातें हैं। अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। माँ ने गहरी सांस ली। उसने तुम्हें ठुकरा दिया था ना? नहीं, बस अब मैं उसका असली चेहरा समझ गया हूं। वो मेरे लायक कभी थी ही नहीं। माँ मुस्कुराई। अच्छा है, इस बार मेरे लिए एक अच्छी बहू ढूंढना और उस दोस्त को कभी घर भी लेकर आना। माँ, हम अभी सिर्फ दोस्त हैं। हाँ हाँ, सिर्फ दोस्त। माँ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। रात को फोन फिर बजा। हेलो। हाँ मैं हूं। निंगबिंग बोली, तुम्हारा वो गाना याद है? कौन सा? अगर एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊं। वो अभी एनसी न्यू सॉन्ग चार्ट में 21वें नंबर पर है। मैं चौंक गया। सच में? मजाक तो नहीं कर रही? खुद जाकर देख लो। मैंने तुरंत चार्ट खोला और सचमुच गाना लिस्ट में था। लेकिन अगले ही पल मैं रुक गया। एक मिनट, यहां कंपोजर का नाम बै निंगबिंग क्यों लिखा है? मैंने अपने नाम से अपलोड किया था। कोई दिक्कत है? मैं हंस पड़ा। तो क्या तुम सिंगर बनना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं चाहूं
तुम्हें सुपरस्टार बना सकती हूँ। छोड़ो भी, मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। वैसे यूशिन घर लौट गई है, मुझे पता है। कुछ पल की खामोशी के बाद निंगबिंग ने धीरे से पूछा, अगर वो वहां न हो तो क्या तुम मुझे अपने घर आने दोगे? मैं मुस्कुराया, अभी आना चाहो तो भी आ सकती हो। इतने उत्साहित क्यों हो? क्योंकि मेरी माँ अभी मुझे छेड़ रही हैं। मैं तो सोच रहा हूं बार वाली नौकरी से छुट्टी लेकर तुम्हें घर बुला लूं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मुझे नहाने जाना है। मैंने हंसते हुए कहा, तो वीडियो कॉल ऑन कर दूं? बदतमीज, तुम बहुत खराब इंसान हो। मजाक कर रहा था। जाओ, आराम करो। कुछ दिन बाद बार में मेरा आखिरी दिन था। बॉस ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मैंने खोला और चौंक गया। बॉस, ये तो ज्यादा है। बाकी हिस्सा मेरी तरफ से एडमिशन गिफ्ट है। कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। यूनिवर्सिटी में भी स्कूल के बच्चे जैसे मत घूमना। मैं भावुक हो गया। धन्यवाद। इन 2 महीनों में आपने और सिस्टर ली ने मेरा बहुत ध्यान रखा। भविष्य में मौका मिला तो जरूर मिलने आऊंगा। सिस्टर ली हंस पड़ी। चलो, सब लोग एक जाम हो जाए। सबने ग्लास उठाए। चियर्स। रात काफी हो चुकी थी। मैंने दोनों को झुककर प्रणाम किया। बॉस, सिस्टर ली, फिर मिलेंगे। सिस्टर ली मुस्कुराई। माडू पहुंचकर हमें भूल मत जाना, मैंने मजाक में कहा। और मेरी सबसे प्यारी बॉस को भी नहीं। सिस्टर ली ने तुरंत टोका। देखा, मैंने पहले ही कहा था, इसका असली मकसद सिर्फ बॉस है। सब जोर से हंस पड़े। मैंने हाथ हिलाया। अलविदा, फिर मिलते हैं। मैं अभी बाहर निकला ही था कि फोन बज उठा। दूसरी तरफ निंगबिंग थी। मैंने कहा था ना, मैसेज भेज देना काफी था। दूसरी तरफ निंगबिंग थी। मैंने कहा था ना, मैसेज भेज देना काफी था। फोन करने की क्या जरूरत थी? हमारे घर का इंटरनेट बहुत खराब है, मैसेज भेज ही नहीं पा रहा था। वैसे बार वाली नौकरी खत्म हो गई है। आज दोपहर मेरे साथ मॉल चलोगी? मॉल? क्या खरीदना है? उसी समय निंगबिंग की मां ने पूछ लिया, कौन है? सुबह सुबह किसका फोन आया है? निंगबिंग ने सहजता से जवाब दिया, ताए यून। वो कह रहा है कि आज मॉल जाकर यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले कुछ जरूरी सामान खरीदना है। मां मुस्कुराई। अच्छी बात है। वैसे निंगबिंग, मुझे कल सुबह बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि 7 तारीख को वो तुम्हें माडू छोड़ आएंगे। निंगबिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। निंगबिंग, तुम्हारे पापा मुश्किल से एक बार तैयार हुए हैं। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। उन्हें अपने काम में व्यस्त रहने दो। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी। हाई स्पीड ट्रेन से 5 घंटे लगते हैं। फिर स्टेशन से यूनिवर्सिटी ढूंढनी होगी। इतना सामान लेकर तुम अकेले कैसे संभालोगी? मैं कर लूंगी। उधर मां ने तुरंत उसके पिता को फोन किया। हेलो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ माडू जाने से साफ मना कर रही है। क्या? मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रही। ठीक है, मैं आज शाम घर आता हूं, फिर उससे बात करता हूं। ठीक है, मैं खाना तैयार रखूंगी। इधर मैं निंगबिंग के घर पहुंच चुका था। फोन पर बोला, मैं तुम्हारे विला के बाहर खड़ा हूं। क्या तुम सीधे यहां आ गए? हर बार आंटी वांग को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। इस बार खुद टैक्सी से आया हूं, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। निंगबिंग हंस पड़ी। तुम्हें भी शर्म आती है? रुको, मैं खुद लेने आती हूं। कुछ देर बाद वो बाहर आई और आते ही एक बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। अरे, क्या है इसमें? बस रख लो। और हां, मेरी मां घर पर है। मैं मुस्कुराया। तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मुझे झाड़ू लेकर भगा देंगी, कौन जानता है। घर के अंदर पहुंचते ही उसकी मां ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ताए यून आ गया? अंदर आओ बेटा। कुछ पियोगे? जूस या ठंडा? जो भी मिल जाए। लेकिन निंगबिंग ने बीच में ही कहा, मां रहने दीजिए, हम लोग अभी निकलने वाले हैं। मां ने पूछा, क्या आंटी वांग तुम्हें छोड़ आए? मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर आपको भरोसा हो तो मैं ड्राइव कर सकता हूं। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है। इतनी जल्दी? तुम तो पूरी गर्मियों में काम कर रहे थे ना। रात को काम करता था, दिन में ड्राइविंग सीख लेता था। निंगबिंग की मां प्रभावित हो गई। अच्छा बच्चा है, काफी मेहनती भी। निंगबिंग ने चाबी उठाई। मां, हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाना। आज पूरा परिवार साथ में खाना खाएगा। तुम्हारे पापा भी आने वाले हैं। कोई समस्या नहीं, मैं इन्हें समय पर वापस छोड़ दूंगा। घर से निकलते ही निंगबिंग मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने नोटिस किया? मां का रवैया तुम्हारे लिए पहले से काफी बेहतर हो गया है। मैं मुस्कुराया। सच? मुझे तो कुछ खास फर्क नहीं लगा। पहले वो तुम्हें पूरे नाम से बुलाती थी, अभी उन्होंने तुम्हें छोटे ताए कहा। इससे कुछ साबित नहीं होता। अब चुपचाप बैठो, आज तुम्हें मेरी ड्राइविंग स्किल दिखाता हूं। मैंने सीट बेल्ट बांधी। उम्मीद है जिंदा घर पहुंच जाऊंगा।
कुछ घंटों बाद हम वापस लौटे, लेकिन गेट पर पहुंचते ही मैं रुक गया। वो यहाँ क्या कर रहा है? निंगबिंग के पिता सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग जल्दी लौट आए, थोड़ा और घूम लेते। मैंने विनम्रता से जवाब दिया, ट्रैफिक का डर था, देर हो जाती तो मुश्किल हो जाती। निंगबिंग की माँ भी बाहर आ गईं। ताएयून, अब जब आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना। मैंने मना करना चाहा, लेकिन उन्होंने सुनने ही नहीं दिया। कुछ ही देर में मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आंटी, धन्यवाद, मैं खा रहा हूं। निंगबिंग मुझे घूरने लगी। तुम्हारी भूख इतनी बड़ी कब से हो गई? मैंने जवाब दिया, अरे ये सब मेरे लिए नहीं परोसा गया क्या? किसने कहा? तभी उसके पिता बोले, निंगबिंग, मैं और तुम्हारी माँ बात कर चुके हैं। परसों मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाऊंगा, और अगर हॉस्टल पसंद ना आए तो स्कूल के पास तुम्हारे लिए अपार्टमेंट भी खरीद दूंगा। जरूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। तुम अकेले कैसे जाओगी? मैंने कहा ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं। माहौल फिर से भारी हो गया। तभी मैंने बीच में कहा, वैसे अगर बाई निंगबिंग चाहे तो वो मेरे साथ माडू चल सकती है। सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गईं। मैंने आगे कहा, असल में मैं 28 तारीख को जाने वाला था, लेकिन एक दिन पहले भी निकल सकता हूं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी माडू में पढ़ता है, वो भी हमारे साथ रहेगा। निंगबिंग के पिता ध्यान से देखा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ने नहीं जाएंगे? मैं मुस्कुराया, इतना बड़ा मामला भी नहीं है अंकल, आखिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने ही तो जाना है। सिर्फ एडमिशन लेने ही तो जाना है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पहले बाई निंगबिंग को उनके कॉलेज छोड़ूंगा, उनका एडमिशन और रहने की सारी व्यवस्था ठीक से करवा दूंगा, उसके बाद ही अपने कॉलेज जाऊंगा। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। निंगबिंग के पिता तुरंत बोल उठे, लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, निंगबिंग ने चॉपस्टिक नीचे रख दी। मैंने खाना खा लिया और मैं ताएयून के साथ ही जाऊंगी, यह कहकर वो उठी और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं भी जाने के लिए खड़ा हो गया। आंटी, काफी देर हो गई है, अब मैं चलता हूं। रुको, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूं। कोई बात नहीं आंटी, मैं खुद चला जाऊंगा। चलो, मुझे तुमसे थोड़ी बात भी करनी है। मैं समझ गया, आंटी कुछ पूछना चाहती थी। घर से निकलने के बाद हम दोनों खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा, ताएयून, तुम्हारी ड्राइविंग देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने अभी अभी लाइसेंस लिया है। मैं मुस्कुराया, शायद मुझे ड्राइविंग का थोड़ा टैलेंट है। दिन में ड्राइविंग सीखना, रात को पार्ट टाइम जॉब करना। थकते नहीं हो? इतना भी नहीं, बस आगे की जिंदगी के लिए कुछ प्लान बना रखे हैं। जो काम जल्दी हो सकते हैं उन्हें जल्दी निपटा देना बेहतर होता है। आंटी ने संतोष से सिर हिलाया, तुम अपनी उम्र के लड़कों से कहीं ज्यादा समझदार हो। कुछ पल बाद उन्होंने सीधे मुद्दे पर आना ही ठीक समझा, ताएयून, तुम और निंगबिंग अब किस रिश्ते में हो? मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, पहले हम सिर्फ दोस्त थे, अब शायद अच्छे दोस्त हैं। आंटी, मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन अगर मैं सच कहूंगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। निंगबिंग की जिंदगी में बचपन से कोई दोस्त नहीं था। मेरे आने के बाद कम से कम उसको ऐसा इंसान तो है जिससे वो दिल की बात कर सके। लेकिन मैं आपको एक बात का वादा कर सकता हूं, मैं जो कहता हूं उसे निभाता हूं। माडू जाने के बाद भी मैं अपने वादे नहीं भूलूंगा। मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जो हमारी उम्र के हिसाब से गलत हो। आप निश्चिंत रह सकती हैं। मैंने गहरी सांस ली। सच कहूं तो आपके घर आने से पहले मुझे कभी हीन भावना महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आपकी फैमिली की हैसियत देखने के बाद मुझे हमारे बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगा। फिर भी मैं अभी जवान हूं, मेरे सामने अनगिनत संभावनाएं हैं। जब तक मैं खुद को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा देता, हम सिर्फ अच्छे दोस्त बने रहेंगे। अब बताइए आंटी, क्या इससे आपको थोड़ी तसल्ली मिली? आंटी कुछ सेकंड तक मुझे देखती रहीं, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ताएयून, जिस दिन तुम सच में उस मुकाम तक पहुंच जाओगे, उस दिन मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। मैं आत्मविश्वास से मुस्कुराया। वो दिन शायद आपकी उम्मीद से भी जल्दी आएगा। रात को निंगबिंग का मैसेज आया, आज तुमने मेरी माँ से क्या बात की? कुछ खास नहीं, उन्होंने बस कहा कि माडू पहुंचकर तुम्हारा ध्यान रखूं। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। अपना पहचान पत्र नंबर भेजो, मैं हाई स्पीड ट्रेन की टिकट बुक कर रही हूं। ठीक है। मैंने तुरंत अपने दोस्त वांग झिचियांग को फोन लगाया, हेलो, प्लान बदल गया है। 27 तारीख को हम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ माडू जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, फिर जोरदार चीख सुनाई दी, अगर ये झूठ निकला ना तो मैं जिंदगी भर फिल्में देखना छोड़ दूंगा। मैं हंस पड़ा, इतनी बड़ी कसम? ठीक है, मैं मान गया। पहचान पत्र नंबर भेज, मैं टिकट बुक करता हूं। सुबह 8 बजे मेरे घर पहुंच जाना, और इस बार लेट मत होना। फिक्र मत कर, सब सेट रहेगा। अगले दिन घर में विदाई जैसा माहौल था। माँ बार बार समझा रही थी, बेटा, कमाना शुरू कर देना तो दादा दादी और नाना नानी का ख्याल रखना,
जरूर माँ, और कपड़े समय पर धोना, एक दिन भी पड़े रहे तो बदबू आने लगेगी। जी माँ, पता नहीं हॉस्टल का खाना तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, और अगर पैसों की कमी पड़े तो तुरंत फोन करना। मैं हंस पड़ा माँ, अगर आप ऐसे ही बोलती रही तो आज मैं सो ही नहीं पाऊंगा। इतनी चिंता मत कीजिए, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूं। अच्छा, अब मैं तुम्हें परेशान करने लगी हूं। माँ ने नकली गुस्सा दिखाया, फिर मुझे गले लगा लिया। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। अगली सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। तायुन, अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? मैंने दरवाजा खोला, बाहर झीचियांग खड़ा था। अंदर आ जाओ, हमें अभी मेरी गर्लफ्रेंड का इंतजार करना है। उसी समय वह घर के अंदर दाखिल हुआ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे झीचियांग, आ गए। बैठो बेटा, सारा सामान रख लिया ना? जी आंटी, सब तैयार है। अच्छा है, अब तुम लोग आराम से निकलना, हम लोग काम पर जा रहे हैं। और हाँ, पहुंचते ही फोन करना जरूर, चिंता मत कीजिए, दरवाजा बंद करके जाना। माँ, मैं अब 18 साल का हो चुका हूं, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? पापा हंस पड़े। चलो अब निकलो भी। माँ ने फिर आखिरी बार याद दिलाया, सामान कहीं भूल मत जाना। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आपका बेटा सब संभाल लेगा। चलो जीचियांग। कुछ देर बाद हम तय जगह पर पहुंच गए। जीचियांग इधर उधर देखने लगा। अरे, यहां तो कोई नहीं है। मैंने सामने इशारा किया। अगले ही पल एक लग्जरी कार हमारी तरफ आती दिखाई दी। झीचियांग की आंखें फैल गईं। वाह, ये कैसी सुपर कार है! बकवास बंद कर, चल। निंगबिंग कार से उतरी। मैंने मुस्कुराकर कहा, निंगबिंग, मिलो, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वांग झीचियांग। झीचियांग तुरंत सीधा खड़ा हो गया। हेलो, मैं वांग झीचियांग हूं। हेलो, निंगबिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही झीचियांग ने मेरी बांह पकड़ ली। तायुन, सच सच बता, तुझे ये किस्मत कहां से मिली? इतनी खूबसूरत लड़की पटाई कैसे? तुझे इससे क्या मतलब? मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। हाई स्पीड ट्रेन को माडू पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगेंगे। करीब 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। निंगबिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, बस सब कुछ सही से प्लान होना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने पूरा टाइम टेबल पहले ही बना लिया है। वाह, कितने ध्यान से तैयारी की है। जीचियांग ने फिर चुटकी ली। मैंने घूर कर देखा। अगर और बकवास की तो टिकट खुद खरीदना। ठीक है। मैं चुप। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने निंगबिंग का सामान उठाया। ये छोटा वाला बैग तुम खुद रख लो। जीचियांग, तू इस तरफ चल, अपना पहचान पत्र देना, मैं टिकट निकाल कर आता हूं। कुछ देर बाद हम टिकट मशीन के पास पहुंचे। वहां 2 अधेड़ उम्र के लोग परेशान खड़े थे। ये मशीन खराब है क्या? नहीं, इसमें अंग्रेजी लिखी हुई है। तुम्हें समझ आती है? मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं। अब क्या करें? उनकी बेचैनी देखकर मैं आगे बढ़ गया। अंकल, मैं मदद कर देता हूं। कुछ ही मिनटों में टिकट निकल आई। हो गया, धन्यवाद बेटा। वे दोनों खुशी खुशी चले गए। झीचियांग ने गर्व से कहा, देखा मेरा भाई मुश्किल वक्त में कितना काम आता है। बस ठीक ठाक हूं। कुछ देर बाद हम ट्रेन में बैठ चुके थे। मैंने कहा, झीचियांग, तू गलियारे वाली सीट पर बैठ, मैं बीच में बैठूंगा और निंगबिंग खिड़की के पास। क्यों? मैं गलियारे वाली सीट पर क्यों बैठूं? तो क्या मैं बैठूं या निंगबिंग बैठे? झीचियांग ने लंबी सांस ली। ठीक है, मैं ही कबाब में हड्डी बन जाता हूं। उसी समय ट्रेन चल पड़ी। घोषणा सुनाई दी, जियांगजो से माडू जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन अब रवाना हो चुकी है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैंने निंगबिंग की तरफ देखा। तुम घर पर मैसेज नहीं करोगी? मन नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी तरफ से कर देता हूं। नहीं, मैंने मोबाइल निकाल लिया। चलो एक फोटो लेते हैं। मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगी। अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो मैं अभी पूरे डिब्बे में चिल्ला करके दूंगा कि बाई निंगबिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। हिम्मत करके दिखाओ। 3 क्लिक। आंटी, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर बाद निंगबिंग की मां का जवाब आ गया। ठीक है बेटा, पहुंचकर फिर मैसेज करना, और तायुन, निंगबिंग का ध्यान रखना। जरूर। इधर जीचियांग मेरी स्क्रीन में झांकने लगा। क्या देख रहा है? शेयर मार्केट। तू नहीं समझेगा, छोड़ना। पहले ये बता कि तुम दोनों मिले कैसे थे? मैं मुस्कुराया। कहानी थोड़ी लंबी है। याद है क्लास रियूनियन वाली रात? हाँ, उस दिन तू जल्दी निकल गया था और मैं तेरी चिंता करता रहा। उसी रात मैं सीधे घर नहीं गया था, थोड़ा टहलने निकल गया था। रात थी, हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक मुझे गिटार की बहुत सुंदर धुन सुनाई दी। जीचियांग ने तुरंत टोका, प्लीज इतना बैकग्राउंड मत बना, सीधे मुद्दे पर आ। मैं हंस पड़ा। फिर मैं उस धुन का पीछा करते हुए झील के किनारे पहुंचा। वहां निंगबिंग अकेली बैठी गिटार बजा रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और चुपचाप सुनता रहा। उस वक्त मैं थोड़ा नशे में था, इसलिए उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। कुछ देर बाद होश आया। फिर बातचीत शुरू हुई।
बाकी सब किस्मत थी। और फिर मेरी शानदार पर्सनैलिटी देखकर उसने खुद मेरा वीचैट मांग लिया। वाह! निंगबिंग ने तुरंत ताना मारा। इतना मोटा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? झीचियांग जोर से हंस पड़ा। तुझ पर यकीन कर लूं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। मैं मुस्कुराया। विश्वास नहीं तो मत कर। वैसे निंगबिंग की कुछ बहुत खूबसूरत सहेलियां भी हैं, चाहो तो मैं उनका कांटेक्ट दिलवा दूं। झीचियांग की आंखें चमक उठी। भाई, आज से तू मेरा सगा बाप है। बस मेरी नैया पार लगा दे। पहले अपना व्यवहार सुधार, फिर देखेंगे। खिड़की के बाहर शरद ऋतु की हवा बह रही थी। माडू के सुनहरे पत्ते धीरे धीरे रंग बदलने लगे थे और इसी के साथ एक नई जिंदगी की कहानी भी शुरू हो चुकी थी।